तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके वो डरावने नेम रिएक्शंस सुनकर ही थोड़ी टेंशन हो जाती है ना। लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज के इस हाई यील्ड स्टडी सेशन में इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को बिल्कुल डीमिस्टिफाई कर देंगे। बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये सच में एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट होने वाला है। रोट मेमोराइजेशन यानी आंख बंद करके रटना अब भूल जाइए। हम इनके पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स को इतने लॉजिकली समझेंगे कि एग्जाम में हर क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। आज का हमारा ये एग्जाम ब्लूप्रिंट 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहले यूनिट 6 में हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स कवर करेंगे। उसके बाद अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, फिर एल्डिहाइड्स वाले सेक्शन पर जाएंगे और आखिर में एमाइन्स के साथ रैप अप करेंगे। एकदम क्रिस्प और क्लियर फ्लो। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे क्रूशियल सेक्शन से, यूनिट 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यहां फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना सबसे जरूरी है, राइट? लेट्स गो। अब यहां देखिए, वर्ड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शंस का आपस में क्या रिलेशन है, यह समझना लिटरली एक गेम चेंजर है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब मेथिल ब्रोमाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ईथेन बनता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? ड्राई ईथर और सोडियम मेटल। अगर गलती से भी थोड़ी सी मॉइस्चर आ गई तो समझिए सोडियम ने आग पकड़ी और रिएक्शन वहीं खत्म। इसीलिए ड्राई ईथर एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इनके बीच का डिफरेंस एक्चुअली बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, वोट्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स का यूज करता है लंबी कार्बन चेन्स बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फिटिग रिएक्शन एरिल हैलाइड्स यानी बेंजीन रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। इन दोनों को ऐसे दिमाग में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रख लीजिए, एग्जाम में जीरो कंफ्यूजन होगी। और वोट्स फिटिग, वो तो सिंपली इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का एक परफेक्ट मैशअप है। अब बढ़ते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन की तरफ। सच बताऊं तो जब भी डायज़ोनियम सॉल्ट्स की बात आती है, ये रिएक्शन एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट बन जाता है। जैसे जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को Cu2, Cl2 और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन मिलता है। ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ना एग्जाम्स में बहुत हाईली स्कोरिंग होती है। अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन के हाई यील्ड टेकअवेज को क्विक पॉइंट्स में समराइज करें तो 4 मेन बातें याद रखनी है। पहला, शुरुआत हमेशा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से होगी। दूसरा, Cu2X2 और HX कैटलिस्ट्स का यूज होगा। तीसरा, फाइनल प्रोडक्ट हैलोबेंजीन निकलता है। और चौथा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जामिनर्स लिटरली इन्हीं 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घुमाते रहते हैं। ओके, अब आते हैं अगले पड़ाव पर। यूनिट 7 अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। इनकी केमिस्ट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डीप और इंटरेस्टिंग होती है। रीमर-टीमैन रिएक्शन ये पेपर सेट करने वालों का एब्सोल्यूट फेवरेट है। यहाँ फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाया गया है। ये एक ऐसा क्लासिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे किसी भी हाल में, और मेरा मतलब है किसी भी हाल में, स्किप नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रख लेना काफी नहीं है। इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स पर ध्यान देना होगा। फिनॉल जब रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो आगे चलकर सैलिसिल्डिहाइड देता है। सैलिसिल्डिहाइड बनने तक का ये पूरा का पूरा पाथवे माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। अब एस्थर्स बनाने की बात हो और विलियमसन सिंथेसिस का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस प्रोसेस में एक अल्काइल हैलाइड और एक सोडियम एल्कोक्साइड आपस में मिलकर मस्त ईथर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इथाइल आयोडाइड और सोडियम मेथॉक्साइड मिलकर डाई इथाइल ईथर बनाते हैं। इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर्स बहुत बढ़िया यील्ड के साथ बनाए जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू यूनिट 8 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सेक्शन थोड़ा डरावना लग सकता है क्योंकि यहाँ रिएक्शंस काफ़ी एक जैसी दिखती हैं और इजीली कंफ्यूज कर सकती हैं, बट डोंट वरी, हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म को बहुत क्लोजली देखने की ज़रूरत है। जब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है तो उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू होते हैं। जैसे जब एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो जुड़कर 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल यानी एक एल्डोल फॉर्म करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म दिमाग में एकदम छाप लेना चाहिए। और पता है सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? ध्यान से सुनिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन्स का होना बिल्कुल 100% अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को कभी नहीं भूलना है। ये एक क्लासिक ट्रैप डोर क्वेश्चन है। एग्जाम्स में जानबूझकर ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए।
और ठीक इसके ऑपोजिट काम करती है कैनाज़ारो रिएक्शन। जब फॉर्मेल्डिहाइड या बेंज़ाल्डिहाइड जैसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनको कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH से मिलाया जाता है तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी शुरू होती है। यहाँ एक ही मॉलिक्यूल का आमने सामने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है ना इंटरेस्टिंग? इन दोनों कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बीच का जो फर्क है ना, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। आल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और बेस डाइल्यूट होना चाहिए, जबकि कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और कॉन्सेंट्रेटेड बेस की जरूरत पड़ती है। ये डिस्टिंक्शन याद रखना एग्जाम डे के लिए एक जबरदस्त कॉग्निटिव शॉर्टकट है, बस इसे दिमाग में फिट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने आखिरी और बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट पर, यूनिट 9 अमीन्स। सच कहूं तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मार्क्स स्कोर करने की एक बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस यूनिट में डीप डाइव करने से पहले एक छोटा सा फाउंडेशन सेट कर लेते हैं। ये डाइजोनियम सॉल्ट आखिर किस बला का नाम है? वेल, इसका जनरल फॉर्मूला ArN2+X- होता है, जहां X- एक एनायन है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड या बिसल्फाइड। इन सॉल्ट्स की जो यूनिक रिएक्टिविटी है ना, वही इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना सुपर इंपॉर्टेंट बनाती है। अब यहां देखिए, एक तरफ सैंडमेयर रिएक्शन है और दूसरी तरफ गैटरमैन रिएक्शन। दोनों ही मेथड्स में डाइजोनियम सॉल्ट को ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन में बदला जा रहा है। इन दोनों अप्रोचेस को जब हम ऐसे साइड बाय साइड विजुअलाइज करते हैं तो इनको रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। असल में देखा जाए तो गैटरमैन रिएक्शन और कुछ नहीं, बस सैंडमायर का ही एक बेहद क्लेवर मॉडिफिकेशन है। दोनों में एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है और वो है इनका कैटलिस्ट। गैटरमैन में Cu2X2 की जगह सिर्फ कॉपर पाउडर और HX का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी सी डिटेल है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये फंसाने के लिए बहुत आम तौर पर पूछी जाती है। अब बारी आती है गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस की। ये प्रोसेस अपने आप में काफ़ी लंबा और मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो फिथैलेमाइड से शुरू होता है। इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो ये कि इससे हम सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन्स नहीं बना सकते। इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही बनता है। ये लिमिटेशन ज़रूर याद रखनी है। और जब प्राइमरी अमीन्स की बात चल ही रही है तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन को कैसे भूल सकते हैं? ये एक वाइटल आइसोसाइनाइड टेस्ट है। जब प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ हीट किया जाता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ एक मज़ेदार फैक्ट सुनिए। इसकी महक इतनी भयानक, इतनी शार्प होती है कि लैब में जब ये रिएक्शन होती है ना, तो तुरंत सबको पता चल जाता है। ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो पेपर में हर जगह आता है। तो आज के इस पूरे सेशन के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रटने का खेल है, या फिर फंक्शनल ग्रुप्स और स्पेसिफिक कैटलिस्ट के पैटर्न्स को पहचान लेना ही किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने का अल्टीमेट चीट कोड है? उम्मीद है कि इन कॉन्सेप्ट्स को आज डिटेल में समझने के बाद ये अब काफ़ी लॉजिकल और आसान लगने लगे होंगे। इन पैथवेज को आगे के लिए ध्यान में रखिए और आने वाले एग्जाम्स में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टॉप कीजिए। ऑल द बेस्ट।